प्यारे बच्चों, आप सभी लॉकडाउन के कारण अपने अपने घरों में हैं। ऐसे समय में हम लेकर आए हैं आपके लिए डिजी साथ कार्यक्रम। इसके माध्यम से आप प्रत्येक दिन सोमवार से शुक्रवार तक पूर्वाह्न 10 से 12 तथा अपराह्न 1 से 2 बजे तक अपने अपने कक्षाओं के अनुरूप कार्यक्रम देख सकेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड। नमस्कार दोस्तों, आप सबका झारखंड सरकार के डिजी साथ प्रोग्राम में स्वागत है। आइए देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ेंगे। तो हम एपिसोड की शुरुआत में 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे गणित का अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। हम इस अध्याय का तीसरा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ रोचक प्रश्नों को भी जानेंगे। साथ ही 11वीं कक्षा में भी हम पढ़ेंगे गणित का अध्याय कॉम्प्लेक्स नंबर्स। हम इस अध्याय का दूसरा भाग देखेंगे आज और फिर उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना प्रोग्राम डिजी साथ। अब पढ़ाई नहीं रुकेगी। नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 9वीं के गणित का पाठ 3 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। आज के इस वीडियो में हम निर्देशांक ज्यामिति के कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। यानी कि आज के वीडियो में हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो क्वेश्चन आपके लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं हम हमारा आज का भाग। बिंदु ए के निर्देशांक हो गए -6, 5। अब हम निर्देशांक ज्ञात करेंगे बिंदु बी के।
और फिर उससे चतुर्थांश ज्ञात किया है। सबसे पहला निर्देशांक जो हमें दिया हुआ है वो है -2, 4। यहाँ पर -2 जो है वो है हमारा x निर्देशांक और 4 है हमारा y निर्देशांक। और आप देख सकते हैं कि x निर्देशांक के आगे जो चिन्ह है वो घटा का है और y निर्देशांक के आगे जो चिन्ह है वो योग का है, यानी कि यह निर्देशांक चतुर्थांश 2 में आएंगे। अगला निर्देशांक है हमारा 3, -1। यहाँ पर x निर्देशांक है हमारा 3 और y निर्देशांक है -1। यहाँ पर x निर्देशांक हमारा -3, -5 का। तो इस तरह हमने सभी बिंदुओं का स्थान निर्धारण किया। इस तरह के और भी प्रश्न आपकी एनसीईआरटी पुस्तक में दिए हुए हैं, जिन्हें आप अवश्य हल करें। आज के इस वीडियो में हमने सीखा प्रैक्टिस क्वेश्चन। धन्यवाद। आइए बच्चों, शुरू करते हैं आज का पाठ सम्मिश्र संख्याएं और द्विघातीय समीकरण। इसी को हम अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय और देखते हैं आज हम क्या पढ़ेंगे। सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित यानी अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा तत्समक यानी आइडेंटिटीज। तो चलिए बच्चों देखते हैं सम्मिश्र संख्याओं का बीजगणित।
इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स तथा दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल यानी डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे i की घात यानी पावर ऑफ i और आखिर में हम देखेंगे एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल यानी द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नेगेटिव रियल नंबर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं सम्मिश्र संख्याओं के गुणनफल से। तो सबसे पहले हमने ली दो सम्मिश्र संख्याएं यानी z1 इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b तथा z2 इज इक्वल टू c प्लस आयोटा d। जब हमने इन दोनों को गुना किया तो हमें प्राप्त होता है a प्लस आयोटा b गुना c प्लस आयोटा d। इसको आगे हल करेंगे कैसे बच्चों, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम करेंगे a का गुना c से यानी हमें मिलेगा ac। फिर हम करते हैं a का गुना आयोटा d से तो मुझे मिलता है आयोटा ad। फिर हमने जब गुना किया आयोटा b को c से तो हमें मिलता है प्लस आयोटा bc। फिर हमने किया आयोटा b को गुना आयोटा d से तो हमें मिलता है आयोटा b गुना आयोटा d। बच्चों यहाँ समझने वाली बात ये है कि अब ये जो समीकरण है इसको कैसे हल करना है। तो जब आपने इस समीकरण को देखा सबसे पहले आयोटा AD और आयोटा BC, इसमें आप देख सकते हैं आयोटा उभयनिष्ठ है तो सबसे पहले हम आयोटा को बाहर निकालेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे BC प्लस AD। ठीक है बच्चों। फिर हमने देखा आयोटा B गुना हो रहा है आयोटा D से। अब आयोटा जब आयोटा से गुना होता है तो वह बनाता है आयोटा का वर्ग यानी आयोटा स्क्वायर जिसका मान है -1। तो जब -1 b d से गुना होगा तो हमें कुछ इस प्रकार का संबंध प्राप्त होगा ac माइनस bd। इसी के साथ हमने देखा जब दो सम्मिश्र संख्याओं को गुणनफल किया गया तो हमें मिला ac माइनस bd प्लस आयोटा ad प्लस bc। इसी को बच्चों समझते हैं एक उदाहरण की सहायता से। आपके सामने दो सम्मिश्र संख्याएं दी गई हैं 3 प्लस 5 आयोटा और 2 प्लस 6 आयोटा। इनका जब हमने गुना किया तो सबसे पहले हम इसको हल करेंगे जैसे हमने पिछले उदाहरण में किया था। सबसे पहले 3 को हम करेंगे 2 से गुना तो हमें प्राप्त होता है 3 गुना 2। फिर 3 को हम करेंगे आयोटा 6 से गुना तो हमें प्राप्त होता है आयोटा 3 गुना 6। फिर आयोटा 5 को हमने जब 2 से गुना किया तो हमें प्राप्त होता है आयोटा 5 गुना 2 और आयोटा 5 को जब आयोटा 6 से गुना किया तो हमें प्राप्त होता है आयोटा 5 गुना आयोटा 6। इसी के साथ जब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों तो इस समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमने देखा आयोटा 3 गुना 6 के साथ भी है और आयोटा 5 गुना 2 के साथ भी है यानी यह दोनों में उभयनिष्ठ है। तो आयोटा को यदि मैं बाहर ले लूं तो मुझे प्राप्त होता है ब्रैकेट में 3 गुना 6 जमा 5 गुना 2। इसी के साथ आगे बढ़े तो हमने देखा आयोटा 5 और आयोटा 6 इनका गुणन करने पर हमने देखा कि आयोटा का जो वर्ग होता है वह -1 यानी ऋणात्मक 1 होता है। ऋणात्मक 1 जब 5 गुना 6 से गुना होता है तो वह बनाता है कुछ इस प्रकार का संबंध। तो 3 गुना 2 माइनस 5 गुना 6। आगे जब हम बढ़े तो हमने देखा हल करने पर 3 गुना 2 होगा 6 माइनस 5 गुना 6 होगा 30। क्योंकि बड़ी संख्या के सामने ऋणात्मक चिन्ह है तो 30 में से 6 को घटाया जाएगा और चिन्ह जो है वह भी ऋणात्मक रहेगा। काल्पनिक भाग की चर्चा करते हुए हमने देखा 3 गुना 6 होता है 18 तथा 5 गुना 2 होता है 10। 18 और 10 को जोड़ा गया तो हमें जो प्राप्त होता है वह है -24 प्लस 28 आयोटा। इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ विशेष तथ्य। सम्मिश्र संख्याओं के गुणन की संक्रिया में निम्नलिखित प्रगुण होते हैं। सबसे पहला नियम है संवरक नियम। इसमें कहा गया है जब भी आप दो सम्मिश्र संख्याओं का गुणनफल लेते हैं तो परिणाम स्वरूप आपको जो भी संख्या प्राप्त होती है वह भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। इसी के साथ चलिए बच्चों देखते हैं अगला नियम क्रम विनिमय नियम यानी द कम्यूटेटिव लॉ। इसमें कहा गया है यदि आप दो सम्मिश्र संख्याएं लेते हैं Z1 और Z2 तो इन दोनों का जब आप गुणनफल लेते हैं
तो या तो आप Z1 के साथ Z2 को गुना करें या क्रम बदलकर पहले Z2 को रखकर उसको Z1 से गुना करें। दोनों ही स्थितियों में जो परिणाम में आपको सम्मिश्र संख्या प्राप्त होगी वह एक जैसी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला नियम, साहचर्य नियम यानी द एसोसिएटिव लॉ। इसमें कहा गया है कि इन्हें तीन सम्मिश्र संख्या जैसे Z1, Z2, Z3 यदि आप लेते हैं, आप पहले Z2 और Z3 का गुणनफल ले लीजिए, उसके बाद उसको गुना कीजिए Z1 से, या फिर आप पहले Z1 और Z2 का गुणनफल लीजिए और उसको गुना कीजिए Z3 से। दोनों ही स्थितियों में आपको जो परिणाम में संख्या प्राप्त होती है वह एक ही जैसी होगी, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता। तो चलिए बच्चों देखते हैं अगला नियम, गुणात्मक तत्समक का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इसमें कहा गया है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या जो इस रूप में है 1 + 0 आयोटा, इसको हम 1 से दर्शाते हैं। क्यों बच्चों? क्योंकि शून्य जब किसी भी संख्या के साथ गुना किया जाता है तो उसका कोई मान्य नहीं रहता, वह उसको शून्य बना देता है। यह जो है एक, इसको हम गुणात्मक तत्समक अथवा एकल सम्मिश्र संख्या भी कहते हैं, जिससे कि हमें यह प्राप्त होता है कि कोई भी सम्मिश्र संख्या Z ले लीजिए, उसको जब आप एकल सम्मिश्र संख्या या फिर गुणात्मक तत्समक के साथ गुना करते हैं तो परिणाम में आपको वही सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है। अगला नियम है गुणात्मक प्रतिलोम का अस्तित्व, द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें हमने देखा प्रत्येक शून्येतर सम्मिश्र संख्या Z = A + iota B, जहां पर A और B दोनों ही शून्य नहीं हो सकते। इसके लिए हमें एक और सम्मिश्र संख्या प्राप्त होती है A/A² + B² + iota -B/A² + B², यानी 1/Z। 1/Z को बच्चों हम Z के ऊपर -1 की घात दिखाकर दर्शा सकते हैं। यह हमें प्राप्त होती है, जिसको हम Z का गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। यानी जब भी आप किसी सम्मिश्र संख्या को उसके गुणात्मक प्रतिलोम के साथ गुना करेंगे तो आपको उत्तर में गुणात्मक तत्समक प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, इसी के साथ अगला नियम हम देखेंगे, बंटन नियम यानी द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसमें अगर आप तीन सम्मिश्र संख्याएं लेते हैं Z1, Z2 और Z3, सबसे पहले आपने क्या किया, Z1 को गुना किया है Z2 और Z3 के योगफल से। तो पहले आप Z1 को Z2 से गुना करेंगे, फिर योग लेते हुए Z1 को Z3 से गुना करेंगे। ठीक इसी प्रकार यदि Z1 और Z2 के योगफल के साथ आप Z3 को गुना करते हैं तो पहले Z1 Z3 के साथ गुना होगा, फिर जमा करते हुए Z2 जो है वह Z3 के साथ गुना होगा। इस नियम को हम बंटन नियम के नाम से जानते हैं। इसी के साथ बच्चों बढ़े चलते हैं हम अगले बीजगणित की तरफ, दो सम्मिश्र संख्याओं का भागफल। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ हमने दो सम्मिश्र संख्याएं ले ली, Z1 = A + iota B और Z2 = C + iota D। तो हमने देखा कि Z1/Z2 यानी Z1/Z2 भागफल इसी प्रकार लिया जाता है। यदि मैं Z1 को बाहर ले लूं तो मुझे ब्रैकेट में प्राप्त होता है 1/Z2। अब मैं Z1 और Z2 में दोनों के मानों को डाल देती हूँ, A + iota B और C + iota D। तो कुछ इस प्रकार का समीकरण हमारे सामने आता है। अब इस समीकरण को जब हम आगे हल करते हैं बच्चों तो हमने देखा नीचे जो है किसी भी सम्मिश्र संख्या में नीचे आयोटा नहीं रहना चाहिए। तो इसी के लिए हम सिर्फ नीचे से आयोटा तो हटाने के लिए गुना नहीं कर सकते हैं, तो हमें अंश तथा हर दोनों में ही ऐसी संख्या से गुना करना पड़ेगा कि नीचे का जो है आयोटा वह हट जाए। तो मैंने अंश तथा हर को C - iota D के साथ गुना कर दिया। दोनों ही को गुना करने के बाद मुझे प्राप्त हुआ C + iota D गुना C - iota D। बाकी का समीकरण वैसा का वैसा ही रहेगा। आगे बढ़े तो हमने देखा C + iota D और C - iota D को गुना करने पर हमें एक सरल समीकरण याद आती है A + iota D और A - iota D, यानी A + B और A - B। इनका गुना करने पर हमें प्राप्त होता था A² - B²। ठीक वही यहाँ हुआ है,
सी स्क्वायर माइनस आयोटा डी का होल स्क्वायर। इसको हल किया तो हमने देखा कि पूरा समीकरण वैसा ही रहेगा, केवल आयोटा डी का जो होल स्क्वायर है वह टूट जाएगा और बच जाएगा आयोटा का स्क्वायर और डी का स्क्वायर। इसी समीकरण के साथ हम आगे बढ़े तो हमें पता है कि आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो -1 होता है, यानी -1 जब माइनस के साथ गुना हुआ तो वह प्लस बन गया। तो समीकरण कुछ इस प्रकार का हो गया, a प्लस आयोटा बी गुना c माइनस आयोटा डी बटे c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चलिए इसी को समझ लेते हैं एक उदाहरण की सहायता से। दो समिश्र संख्याएं दी गई है, z1 इज इक्वल टू 6 प्लस 3 आयोटा और z2 इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा। इसको जब हमने हल किया ठीक उसी प्रकार करेंगे जैसे अभी आपको पीछे मैंने समझाया था बच्चों। z1 को बाहर लिया तो ब्रैकेट में बचता है 1/z2 यानी 1/z2। अब हमने इसमें इसके मान डाल दिए। अगला क्या कदम था बच्चों? अगला कदम ये था कि हमें नीचे से आयोटा को हटाना था। उसके लिए मैंने अंश तथा हर में 2 प्लस आयोटा इससे मैंने गुना कर दिया। अंश और हर दोनों में ही गुना करने के बाद मुझे प्राप्त होता है 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा दोनों गुना हो जाएंगे और बाकी का समीकरण वैसा का वैसा ही रहेगा। 2 प्लस आयोटा और 2 माइनस आयोटा गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ 2 स्क्वायर माइनस आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर जो होता है वह होता है -1, तो -1 ये माइनस के साथ गुना हो जाएगा तो मुझे कुछ ऐसा समीकरण प्राप्त होगा 6 प्लस 3 आयोटा गुना हो रहा है 2 प्लस आयोटा बटे 4 प्लस 1 से। बच्चों 4 कैसे आया? हमने वहां 2 का स्क्वायर लिया था। इसी के साथ जब आगे बढ़े तो देखा 6 प्लस 3 आयोटा इंटू 2 प्लस आयोटा बटे 5 यानी 2 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 5। आगे बढ़े तो हमने इन दोनों का गुना कर लिया। गुना करने पर मुझे प्राप्त होता है 9 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाय 5, यानी इसी के साथ हमारा यहाँ पर भागफल का जो विषय था वह समाप्त होता है। आगे हम बढ़े, हमने देखा i की घात यानी पावर ऑफ i। तो सबसे पहले हमने देखा i की जो घात है वह 3 दे रखा है, तो 3 को मैं 2 और 1 में खोल के लिख सकती हूँ। बच्चों आपने 6ठी या 7वीं कक्षा में घातों के बारे में पढ़ा होगा। i, 2 और i 2 लिखने पर हमें यह प्राप्त हुआ कि आयोटा का जो स्क्वायर है उसका मान होता है -1 और आयोटा जो है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका गुना करने पर मुझे प्राप्त होता है माइनस आयोटा, यानी i की पावर यदि मैं 3 लेती हूँ तो मुझे प्राप्त होता है माइनस आयोटा। उसी प्रकार मैंने लिया i की पावर 4 यानी आयोटा की पावर 4। इसको जब मैंने खोला तो मैं लिख सकती हूँ आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर का जो मान होता है वह होता है -1, तो -1 इंटू -1 मिलके बनता है 1, यानी i की पावर जब 4 होता है तो उसका मान आता है 1। अगला है i की पावर 5। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ आयोटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू आयोटा। अब आयोटा के स्क्वायर का मान होता है -1, -1 का स्क्वायर लेने पर मुझे प्राप्त होता है 1 और 1 का जब मैं आयोटा से गुना करूं तो मुझे उत्तर में प्राप्त होगा आयोटा, यानी आयोटा की पावर यदि आप 5 लेते हैं तो वह आयोटा बनाती है। ठीक उसी प्रकार आयोटा की पावर जब आप 6 लेते हैं तो आप क्या लिखेंगे? इसको आयोटा का स्क्वायर होल का क्यूब यानी -1 की पावर 3, जो आगे मिलके होती है -1। इसी के साथ बच्चों हमने यह प्राप्त किया कि सामान्य रूप से किसी पूर्णांक के लिए आयोटा की पावर 4k पर मान 1 आएगा, आयोटा की पावर 4k प्लस 1 पर मान आयोटा आएगा, आयोटा की पावर 4k प्लस 2 के लिए मान आएगा -1 और आयोटा की पावर 4k प्लस 3 के लिए मान आएगा माइनस आयोटा। इसी के साथ बढ़े चलते हैं अगले विषय की ओर, एक ऋण वास्तविक संख्या के वर्गमूल। यानी हमें यह पता है कि आयोटा का स्क्वायर ले या माइनस आयोटा का स्क्वायर ले, दोनों का ही मान होता है -1, इसलिए -1 के 2 वर्गमूल हो जाते हैं आयोटा और माइनस आयोटा। हमें पता है कि आयोटा जो होता है वो होता है √-1, तो हम ये देखेंगे कि आयोटा और माइनस आयोटा दोनों ही समीकरण x² + 1 = 0 के हल है, यानी x² = -1 के भी हल है। तो इसी के साथ बच्चों हम आगे बढ़े। हमारा अध्याय समाप्त होने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे तत्समक यानी आइडेंटिटीज के बारे में। जब आप दो सम्मिश्र संख्याओं को लेते हैं z1 और z2
तो Z1 प्लस Z2 का जब होल स्क्वायर लेंगे तो आपको मिलता है Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2। अब देखते हैं बच्चों इसको हल करके ये होता कैसे है। सबसे पहले हमने देखा Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर यानी Z1 प्लस Z2 का गुना किया गया है Z1 प्लस Z2 के ही साथ। गुना करने पर हमें प्राप्त हुआ, पहले Z1 गुना होगा Z1 प्लस Z2 के साथ, फिर Z2 गुना होगा Z1 प्लस Z2 के साथ। आगे बढ़े तो हमने देखा बंटन नियम के उपयोग के पश्चात हमें प्राप्त हुआ Z1 का होल स्क्वायर प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 इंटू Z1 प्लस Z2 का होल स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ ध्यान से देखिए Z1 Z2 और Z2 Z1 बात तो एक ही है, कैसे? क्रम विनिमय नियम से। तो इससे हमें प्राप्त होता है कि Z1 का जो स्क्वायर है और Z2 का स्क्वायर है वो वैसा ही रहेगा। Z2 इंटू Z1 की जगह मैं Z1 इंटू Z2 लिख सकती हूँ, यानी हमें प्राप्त होता है Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 Z2 प्लस Z2 का होल स्क्वायर, जो कि हमारा परिणाम था। अगली कुछ तत्समक को देखते हैं। Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर दिया है, Z1 माइनस Z2 का होल क्यूब दिया है, Z1 प्लस Z2 का होल क्यूब दिया है तथा Z1 का स्क्वायर माइनस Z2 का स्क्वायर दिया है। बच्चों ये सभी तत्समक जो है ये आपकी पुस्तिका में दे रखे हैं, आप इनको अभ्यास करके इनको हल करके देख सकते हैं। इसी के साथ बच्चों हमारा ये अध्याय समाप्त होता है। आज हमने पढ़ा गुणनफल के बारे में और भागफल के बारे में, साथ ही साथ देखे हमने आई की घात तथा तत्समक। आशा करती हूँ आज का अध्याय आपको समझ आया होगा। घर जाइए, पुस्तिका में दिए हुए प्रश्नों को हल कीजिए। किसी भी प्रकार के संदेह और सहायता के लिए हम उपलब्ध हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको डिजिसात के आज के एपिसोड में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आइए देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने 9वीं कक्षा में पढ़ा है गणित का अध्याय निर्देशांक ज्यामिति, साथ ही 11वीं कक्षा में भी हमने पढ़ा है गणित का अध्याय कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आइए अब हम देखते हैं कि हम कल क्या पढ़ेंगे। तो हम कल 9वीं कक्षा में पढ़ेंगे साइंस का अध्याय बल और गति के नियम, साथ ही 11वीं कक्षा में हम पढ़ेंगे गति के नियम। एक जरूरी सूचना इस एपिसोड की जो अभी आपने देखी, इसका पुनः प्रसारण YouTube पर किया जाएगा इकोवेशन के चैनल पर ठीक 3 बजे। तो यदि आप इस एपिसोड को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहते हैं या इसे पुनः देखना चाहते हैं तो YouTube पर डिजिसात इकोवेशन सर्च करके आप इस वीडियो तक पहुंच सकते हैं। धन्यवाद।